आज का टॉपिक है हम लोगों का बच्चों, जियोग्राफी ऑफ यूरोप। यूरोप का भूगोल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनरल की यूरोप ग्लोब में है कहाँ। फिर उसके अगल बगल से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे अमीर कॉन्टिनेंट जिसे कहा जाता है, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनमें सबसे अमीर महाद्वीप है। ऐसा महाद्वीप जिसके सारे देश अमीर हैं। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि भाई इतने अमीर क्यों हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में, ग्लोबल पीस इंडेक्स में, है ना, और ये टॉप पर है। भ्रष्टाचार में सबसे कम भ्रष्टाचार है। बहुतेरे यूरोपीय देश हैं जहां पर जेल ही नहीं है, मतलब कोई क्रिमिनल ही नहीं है। और वहां के एक व्यक्ति के ऊपर 100 नौकरियां हैं। जैसे अपने यहाँ एक नौकरी पर 10,000 लोग हैं, वहां पर एक आदमी के ऊपर 100 नौकरियां हैं। इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों है ना। तो वही चीज हम लोग देखेंगे भाई हमारे देश में क्या दिक्कत है ना। एनालिटिकल अप्रोच से समझेंगे, हम आपसे पूछेंगे भी, है ना। क्लास में हम लोग डेडिकेशन के साथ बैठेंगे और जो भी पूछा जाएगा आंसर करने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा दिमाग खुलेगा। तो पहले हम लोग यूरोप के दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा ग्लोब है ना। ये ये इस साइड में जो हम देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और नीचे वाला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। फिर बीच में अटलांटिक महासागर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए नॉर्थ आ जाते हैं तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका। फिर और इधर घुमा दें तो आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट दिखाई देगा, जो विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ये देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बगल में दो छोटे छोटे देश हैं और न्यूजीलैंड है ना। फिर आ जाते हैं इधर वाला जो पार्ट है एशिया। यूरोप के बाद हम लोग एशिया पढ़ेंगे। उसका भी चीर फाड़ ऑपरेशन किया जाएगा, एक एक चीज डिटेल समझेंगे। जहां जिसको नहीं समझ में आएगा तुरंत हैंड रेज करेगा। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर ये है एशिया। और फाइनली अब हम लोग आ रहे हैं, ये देखिए ये है यूरोप। इधर वाला जो पार्ट ये देख रहे हो अटलांटिक महासागर इसके वेस्ट में है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ये वाला जो महासागर देख रहे हो पानी पानी, ये अटलांटिक महासागर है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर है। और इसके नीचे वाला जो पार्ट देख रहे हो जहां ग्रीस व्रीस देख रहे हो ना, ये अफ्रीका और यूरोप, ये वाला पार्ट पूरा यूरोप है के बीच जो एक छोटा सा महासागर देख रहे हो, इसका नाम है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अभी कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन सी जल संधियां हैं, ये सब पेपर में खूब पूछी जाती हैं, हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ऊपर वाला पार्ट ये देखिए, ये है ग्रीनलैंड डेनमार्क। ये आइसलैंड है, ये दोनों मिला के पूरा ग्रीनलैंड और ये आइसलैंड डेनमार्क है। और ये बीच में डेनमार्क जल संधि भी है। ठीक है, ये नॉर्वे है जहां पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है। उगता हुआ सूरज का देश, सॉरी 6 महीना दिन, 5 सूर्यों का देश। यहाँ पर पांच पांच सूर्य दिखाई देते हैं, है ना, सन रेज स्कैटरिंग के कारण, है ना। और इधर साइड में आप देखेंगे यूरोपियन रूस है। रूस एक ऐसा देश है, रसिया, जिसका एक भाग पश्चिमी वाला जो भाग है वो है यूरोप में, और दूसरी तरफ वाला जो भाग है वो है एशिया में। और बीच में एक पहाड़ है जो कि यूरोपियन रसिया को एशियन रसिया से अलग करता है, उसका नाम है यूरोल। तो यहां पर हमने विश्व में पोजीशन देख लिया कि कहां पर है। अभी हम लोग आ जाएंगे अपने नोट्स पे। पहले ये बताइए कि इतना समझ में आ गया कि कहां पर है। और ऊपर जो इसके यूरोप के ऊपर जो सागर देख रहे हो, ये है आर्कटिक सागर। ये सागर है, लेकिन पूरे साल ये जमा रहता है बर्फ से। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ बहुत तिरछी पड़ती हैं। ये कह लो कि पड़ती ही नहीं, बहुत लिमिटेड लंबी किरणें पड़ती हैं। इस कारण से यहाँ पूरे साल ठंडक रहती है और ये बर्फ से जमा रहता है। मोटी चादर, दौड़ सकते हो सागर के ऊपर, ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो ये बताइए कि ग्लोब पर थोड़ा पोजीशन हम लोगों ने समझने की कोशिश की यूरोप की, तो क्या
पता चल गया कि यूरोप कहाँ पे है, अभी और पता चलेगा। ठीक है, ये देखिए यूरोप का 3D मैप लगाया गया है ये। तो जो वहां पर हम लोग देखे थे, अभी स्पेशली हम लोग यूरोप पर फोकस करने चल रहे हैं, है ना। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हो महासागर, है ना, कौन सा महासागर है, अभी मैंने बताया था। बताते चलो, बोलते चलो, तभी मजा आएगी क्लास में। ये पूरा का पूरा यूरोप है ना। और इसके नीचे का जो पार्ट है, जो सागर वाला भाग है ना, इसका नाम है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी है। यानी यूरोप के नीचे भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के छोटे छोटे सागर हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। यहां पर देख रहे हो, इसका नाम है टिरेनियन सागर, ये इटली से लगा हुआ है। ये देखो, ये है, ये पूरा है इटली। इटली का एकीकरण किसने किया था, कोई बता सकता है? वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इटली का एकीकरण करने के लिए किसको क्रेडिट दिया जाता है? जिसको पता हो इनबॉक्स में लिख देना। यस सर। नेपोलियन बोनापार्ट। हैं? वो फ्रांस के लिए किए थे कि इटली के लिए किए थे? फ्रांस का था सर वो तो। हाँ, तो फ्रांस का किए थे ना वो। यस फ्रांस सर। का एकीकरण नेपोलियन बोनापार्ट। इटली का एकीकरण किसने किया था, इटली? एक तो सर काउंट दे काबूल था, और हाँ, एक मेजिनी समथिंग। मजीनी, हाँ, बिल्कुल सही, है ना। तो यहाँ पर और क्या नाम था, एक था जो कहते थे कि जो अपने हाथ में चार गेंदे एक साथ हवा में उछाल के रखता है, वो भी यूरोप की क्रांति में बड़ा योगदान दिया था। यूरोप के एकीकरण में उसका भी काफी कंट्रीब्यूशन। गैरी बोल्ड सर। गैरी बाल्डी थे, और एक थे, बिल्कुल गैरी बाल्डी भी थे, और कौन थे? ये सब कुछ विख्यात नाम है। वो विश्व। तो याद है। हम्म। ठीक है, चलिए, बिस्मार्क, है ना। तो आ जाते हैं, ये था इटली। और यहाँ पर भी पहाड़ देख रहे हो आप, 3D में भी एक पहाड़ देख रहे हो। यह ज्वालामुखी पहाड़ है, यहाँ पर ढेर सारे ज्वालामुखी पहाड़ है। ठीक है। और एकदम किनारे यहाँ पर एक इटली का ही द्वीप है जिसका नाम है सिसिली। और वहां पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्राम्बोली। ये हर 15 मिनट पर फूटता है और खूब ऊंची तक रोशनी देता है आसमान में, जिससे जो इटली के लिए यात्रा कर रहे होते हैं भूमध्य सागर से, खूब ऊंची तक लाइट देखते हैं, कहते हैं हाँ उधर ही बढ़े चलो, उधर ही इटली है। तो स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का ज्योति स्तंभ कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। 7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहाँ है। ये इटली के सिसली द्वीप के लिपारी में, है ना, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। 2016 आईएएस प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर यूपी पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, एमपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है, बिहार में भी आया, यानी कि बड़ा फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है आयोग का ये। ऊपर से फिर विसुवियस, ये डोरमेंट वोल्केनो है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, इटली का ही है। ठीक है। और एक सक्रिय ज्वालामुखी है इसी के बगल में एकदम सदर्न पार्ट में, जिसका नाम है एटेना। एटेना, एटना इटली का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ इटली, जिसका नाम है एटेना। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ये तो कुछ फैक्चुअल बातें थी। इसके ऊपर वाले पार्ट में हम चले जाए तो, अच्छा ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, इसके ऊपर चलने के, ये बड़ा ऊंचा ऊंचा कुछ दिख रहा है ना, जो कि फ्रांस, जर्मनी और इटली में सबसे बृहद विशालतम पर्वत है। और ये फोल्डेड माउंटेन है, इसका नाम है आल्प्स, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। डायरेक्ट ही इसी बार यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था, है ना। सबसे हाईएस्ट चोटियों को मिलाना था, और पूछा गया था कौन सा सबसे हाईएस्ट चोटी है किस पहाड़ की। तो आल्प्स है यूरोप का विशालतम पर्वत है।
फ्रांस, जर्मनी, इटली में फैला हुआ है ना, और भी यूरोपीय देश हैं, है ना। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। इस साइड में अगर हम देखेंगे तो ये जर्मनी वाला पार्ट है और फ्रांस है। यहाँ पर एक पठार है जो बड़ा सा है। केंद्रीय भाग यूरोप का पठारी क्षेत्र है, प्लेट्यू है, पहाड़ से छोटे होते हैं, है ना। पहाड़ एकदम ऊंचा, ये फ्लैट टॉप रीजन होते हैं, ऊंचे चबूतरे की तरह होते हैं। इसका नाम है केंद्रीय मैसिव का पठार। यहाँ पर हाई क्वालिटी का लोहा पाया जाता है। और इसी के जस्ट बगल में ये वाला जो छोटा पहाड़ देख रहे हो, इसी का बच्चा है। इसका नाम है, जर्मनी में है, इसका नाम है रूर, रूर का पठार। यहाँ पर हाई क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जर्मनी के पास जो पठार है, वहां पर बड़े पैमाने पर मिनरल पाए जा रहे हैं। केंद्रीय मैसी पठार में खूब हाई क्वालिटी का लोहा है ना। और वहीं पर रूर का पठार में खूब हाई क्वालिटी का कोयला है। तो जहां लोहा और कोयला होते हैं वहां पर हाई क्वालिटी का आयरन एंड ओर इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, लौह इस्पात उद्योग फलता फूलता है। इसलिए दुनिया की जो सबसे बड़ी कार की कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल्स की बड़ी बड़ी कंपनियां, BMW वगैरह, वो सब जर्मनी में उनका मुख्यालय है। क्योंकि इन्हें हाई क्वालिटी का इस्पात चाहिए होता है, जो हल्का भी हो और बड़ा टिकाऊ हो, मजबूत भी हो। और इसी रूर के पठार पर क्या हुआ कि कब्जा कर लिया प्रथम विश्व युद्ध में। एक संधि हुई थी। कोई बता सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो संधि हुई थी, उस संधि का क्या नाम था? मैसेज करें। जर्मनी बेचारा बहुत बुरी तरह से हार गया था इस युद्ध में। वियतनाम। नहीं, वियतनाम का, वारसाय की संधि हुई थी। ठीक है, वर्साय की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में। जिसमें क्या हुआ था कि, हाँ, जिसमें क्या हुआ था कि इस बेचारे जर्मनी के साथ में इसका जो पठार था, क्योंकि उस समय कोयला ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता था। कोई भी फैक्ट्री को अगर चलाना है तो उसे एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी के लिए कोयला इस्तेमाल किया जाता था। तो यहां पर रूर का पठार पर कब्जा कर लिया, है ना। फ्रांस ने का कब्जा हो गया। और फ्रांस अमेरिका और ब्रिटेन को इसका कोयला निकाल निकाल करके बेचने लगा। ट्रेन जाती थी फ्रांस से, पूरा भर के लेके चली जाती थी। तो किसी के ऊर्जा के संसाधन पर कब्जा कर लो, किसी की जमीन कब्जिया लो, तो वो खुन्नस खाएगा, है ना। ऊपर से इसको कह दिया गया कि तुम सेना एक लिमिटेड रखोगे सेल्फ डिफेंस के लिए, केवल बस अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, बढ़ा नहीं सकते सेना, है ना। और इसके बहुत सारे खनिज स्रोतों पर कब्जा कर लिया। तो इसी कारण से जो हिटलर थे, पॉपुलर हुए। उन्होंने जर्मनी में कह रखा था कि हम आजादी दिलाएंगे, अपनी जमीन को हम छीनेंगे। जर्मनी को काट करके एक नया टुकड़े टुकड़े बांट दिया। पोलैंड एक नया देश बन गया, है ना। यूगोस्लाविया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो यानी कि ये सब जर्मनी को कमजोर करने के लिए किया गया था। और यही कारण था कि जो हिटलर थे, उन्होंने अधिकार वापस पाने के लिए इन फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब से युद्ध किया और रूस के ऊपर भी अटैक किया। तो जो कुछ होता है उसका कहीं ना कहीं भौगोलिक कारण होता है। अगर जर्मनी के केंद्रीय भाग जो पठारी क्षेत्र है ना, उस पर कब्जा नहीं किए होते तो ऐसा नहीं होता, है ना। चलिए, बड़ी ही मानहानि वाला समझौता हुआ था वर्साय की संधि 1919 में। अपमानजनक समझौता था। यहाँ पर हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे यूरोप के बारे में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे नंबर पर सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप। छोटा है लेकिन अमीर बहुत है।
इसका जो क्षेत्रफल है, ये कभी पूछा नहीं जाएगा पेपर में, 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ठीक है। यूरोप में बहुतेरे प्रायद्वीप हैं। अभी उनको हम नीचे देखेंगे कि कौन कौन से प्रायद्वीप हैं। तो इस कारण से यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है ना। तो आपका है यूरोप। ये ऐसा महाद्वीप है जो 3 तरफ से सागरों से घिरा हुआ है। ऊपर पानी, नीचे पानी और बाएं पानी। दाएं साइड में ये पूरा एशिया नाम के सबसे बड़े महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसके एकदम पूरब में देखोगे तो पूरा ये एक बड़े से महाद्वीप से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये देखो स्थल खंड, इधर चले जाओ चाहे जितनी दूर तक चले जाओ स्थल खंड। बाकी ऊपर पानी, नीचे पानी, और इस साइड में हम लोगों ने देखा था, पूरब पश्चिम के साइड में देखा था कि वहां पर उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है। ये देखो एक छोटा सागर यहाँ और है भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ, जिसका नाम है लिंगुरियन सागर। इटली से जुड़ा हुआ है। लिंगुरियन सागर, टेरेनियन सागर, भूमध्य सागर, है ना। ये सब यूरोप से लगे हुए सागर हैं। अब बताओ कि इतना कुछ दिमाग में क्लियर हुआ। जो थोड़ी थोड़ी चीजें हमने बताई, आल्स माउंटेन के बारे में, सेंट्रल मैसिव पठार के बारे में, कि वहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी क्यों डेवलप हो पाई है। कोई है जिसको यहाँ तक की बात में दिक्कत हुई हो, ना समझ पाया हो? क्यों कुसुमा, समझ में आया? आया क्या? ब्रिज गोपाल जी, इतना क्लियर हुआ आपको? क्यों ब्रिज गोपाल? किसी को कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। अब आ जाते हैं फिर से एक मैप लगा हुआ। ये यूरोप का फिजिकल मैप, भौतिक मैप है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि कौन कौन से देश यूरोप में हैं। काम समझ में आ रहा होगा इस मैप में, ऐसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे और भी अच्छे अच्छे मैप लगाए गए हैं, है ना। जब कोई चीजें धीरे धीरे। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा है राजेंद्र जी ने कि सर ये एक साथ एक ही जगह सागरों को अलग अलग नाम दिया गया। कुसुमा म्यूट कर लो। ठीक है। तो एक ही साथ अलग अलग नाम दिया गया क्यों? दरअसल क्या है कि जो भी कॉन्टिनेंट है, सॉरी जो भी देश हैं, वो अपने पास का जो पानी है उसको एक नया सागर का नाम दे देते हैं, रीजनल टेरिटोरियल वाटर के तौर पर, है ना। तो इस कारण से जगह जगह छोटे छोटे नए नए महासागर, जैसे कि आपके एरिया से लगी हुई जमीन को आप कोई नाम दे दो। ठीक है। रीजनल, इस कारण से इनके नाम ऐसे पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखिए यूरोप के नीचे वाले पार्ट में कौन कौन से सागर हैं। सागर के लिए अलग सा हमने बनाया हुआ है, कहाँ गया? ये देखो यूरोपीय देश हैं ये सब। ये नीचे अफ्रीका, इस साइड में एशिया, पूरब में एशिया है ना। सचिन म्यूट कर लो। जब किसी को बोलना होगा तभी अनम्यूट करेगा या पूछा जाएगा तब। ये हम जो मैप लगाए हुए हैं यूरोप का, यहाँ पर अलग अलग टेरिटरी, जियोग्राफिकल टेरिटरी को दिखाया गया है। इस साइड में हम देख रहे हैं अटलांटिक महासागर है। ये जो है ये है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। और इस साइड में हम देखेंगे ये नॉर्वे है। नॉर्वे नॉर्वे में एक पहाड़ है, पर्वतीय क्षेत्र है।
इसका नाम है स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी भी पेपर में पूछी गई है। ये पूरा एरिया स्कैंडिनेविया कहलाता है। इस कारण से इसकी जो हाईएस्ट पीक है ना, वो है गोल धोपी जन। गोल धोपी जन स्कैंडिनेविया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। अब इसके नीचे अगर हम आते हैं तो देखेंगे बाल्टिक सागर है। ठीक है, बाल्टिक सागर है। और इस साइड में हम देखेंगे तो नॉर्थ सी देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं पेंट पर एक अलग मैप बना दे रहा हूं, केवल यूरोप से लगे हुए मध्य के सागर जो हैं उनको जानने के लिए। कुसुमा म्यूट कर लो भाई, तुम बार बार ऑन क्यों कर ले रहे हो? डिस्टरबेंस होती है क्लास में। कुसुमा, सर म्यूट। कहाँ म्यूट? अब यहाँ पर हम जो यूरोप के लगे हुए सागर हैं उनको थोड़ा सा इस तरह से खोल करके बना लेंगे। फिर से कुसुमा तुम्हारा म्यूट हो गया, बड़ा दिक्कत हो गया। ऐसे तो फिर हम आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, बार बार अनम्यूट करोगे तो। हाँ, अब ये हमारा एक मैप बन गया है। नीचे साइड में हम देखेंगे कि अफ्रीका है। ये है अफ्रीका। अब इसको थोड़ा सा रंग भर में काम हो जाएगा। ये मैप आप लोग अपनी कॉपी में मेरे साथ बनाइए। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये है भूमध्य सागर। फिर कई बार जब कोई बात रिपीट होती है तब हमारे दिमाग में जाती है। भूमध्य सागर। यहां पर है टेरेनियन सागर, टेरेनियन सागर। और यहाँ है लिंगुरियन सागर, लिंगुरियन सागर। भूमध्य सागर के ही सागर है, कनेक्टेड है। और यहां पर हम देख रहे हैं इधर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये है यूके, ब्रिटेन। और जिसके दो छोटे छोटे द्वीप हैं, प्रायद्वीप हैं, जिसे कहते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? आइबेरियन प्रायद्वीप। इस साइड में है, यहां पर ये वाला जो देख रहे हो पानी है ना, ये इसका नाम है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। और यहां पर है उत्तरी सागर, नॉर्थ या उत्तर सागर, नॉर्थ सी जिसे कहते हैं आप, उत्तर सागर। यहां पर आप देखते हो ये, इसका नाम है इंग्लिश चैनल। विश्व में सर्वाधिक तैराकी के रिकॉर्ड यहीं बनाए गए हैं। इसका नाम है
इंग्लिश चैनल। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये इधर है उत्तरी अटलांटिक महासागर, इधर भूमध्य सागर, ऊपर है यूरोप, ये पूरा यूरोप है, नीचे ये अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका का मोरक्को देश है, अफ्रीका का है। ये जो बीच में सकरा पानी है, यहां से बहुत सारी शिप्स आती और जाती हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जल संधि है, जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। कई बार पेपर में पूछी गई है। जिब्राल्टर जल संधि कौन कौन से सागरों को जोड़ रही है? भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है, साथ ही यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही व्यस्त है ये, क्योंकि यहां से लगातार लोग व्यापार के लिए आते और जाते रहते हैं। जिब्राल्टर जल संधि। इतना क्लियर हुआ? इतने सागर, यूरोप जो घिरा हुआ है सागरों से तीन तरफ से, इतने छोटे 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 सागर हैं, वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आइबेरिया प्रायद्वीप छोटा सा है, यहां पर एक तट है जिसका नाम है जॉर्ज बैंक। जॉर्ज बैंक तट है आइबेरिया में। ये मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर फिशिंग होती है, मछली मारी जाती है। जॉर्ज बैंक फेमस फॉर द फिश प्रोडक्ट्स। इसी तरह से नीदरलैंड है ये, और इसके ऊपर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है, कोई बता सकता है? ये भी मछली मारने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका नाम है डागर बैंक। डागर बैंक। यहाँ भी खूब बड़े पैमाने पर मछली मारी जाती है। ये दो इंपॉर्टेंट फिशिंग जो सेंटर है यूरोप के। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट है यूरोप के। यहाँ पर लंदन का तट है, साउथ एम्पटन। ठीक है, साउथ एम्पटन, जहां पर 4 बार, दिन भर में 4 बार टाइड आते हैं। दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां 4 बार टाइड आते हैं, बाकी जगह 2 बार आते हैं, यहाँ पर 4 बार हाई टाइड आते हैं। बड़ी बात है ना? इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों में ही पूछा जा चुका है ना? हाँ श्वेता, इसमें सर उत्तरी फिनलैंड भी, हाँ बिल्कुल, ऊपर वाला जो पार्ट है फिनलैंड है। अभी हम लोग उसको भी देखेंगे, कहाँ पे फिनलैंड है, कहाँ स्कॉटलैंड है, ये भी देखेंगे। अभी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पानी कहाँ कहाँ है ना, कौन सा सागर कहाँ पे है, अभी केवल हम सिंपली ये देख रहे हैं। अब आ जाते हैं, इतना क्लियर हुआ। उत्तर सागर गरम गरम पानी है, उत्तर सागर का पानी गर्मा गर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ नॉर्वे की गर्म धारा अंदर आती है, नॉर्वे की गर्मा गर्म धारा एंटर करती है, इस कारण से ये गर्मा गर्म पानी है उत्तर सागर का। जबकि बाल्टिक सागर में यूराल पहाड़ है यहाँ, यूराल, जो कि इसके इस तरफ वाला जो पार्ट है ना, वो है यूरो एशियाई रूस। और इसके वेस्ट वाला जो पार्ट है, इधर का मॉस्को वगैरह जहां पे है, यहाँ मॉस्को है ना, ये है यूरोपी रूस। तो यूराल एशियाई रूस को यूरोपी रूस से अलग करता है। यहां से ओल्गा नदी आती है ना, और ये ओल्गा नदी बाल्टिक सागर में गिरती है। बड़ी ही ठंडी नदी है, इसमें बहुत सारी बर्फ की सिल्लियां तैरती हैं। क्या नाम है नदी का? ओल्गा। तो ये बर्फ की सिल्लियां ला करके यूराल से ओल्गा नदी बाल्टिक सागर में गिरती है। इस कारण से बाल्टिक सागर बहुत ठंडा है, जबकि उत्तर सागर उसकी तुलना में काफी गर्म है। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई, तो बाकी के दो दो तीन सागर बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग खत्म करेंगे।
ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। ये जगह ऐसी जगह है जहां से इफराद क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये वो जगह है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका कारण क्या है, इसको हम इसीलिए स्पेशली अलग से फोकस कर रहे हैं। ये ये वो जगह है जहां पर हमेशा युद्ध चलता रहता है। ये झगड़ालू जगह है। इनको कहते हैं बाल्कन देश। क्या कहते हैं? बाल्कन देश। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति रहती है। बाल्कन देश हमेशा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बने हैं, और जो तीसरा विश्व युद्ध अगर हो गया, क्योंकि अभी भी यहां युद्ध चल रहा है, यूक्रेन बाल्कन देश है और रूस उसके ऊपर अटैक किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ये जो इजराइल है, इसका सीरिया से चल रहा है ना, टर्की से चलता रहता है, लेबनान से चलता है, फिलिस्तीन से चलता है। ये सब वो देश हैं जो अक्सर लड़ाई भी, अगर इनसे 6 महीना में एक बार किसी देश से झगड़ा न कर ले तो यहाँ के लोगों का पानी ही नहीं पचता है। ऐसे झगड़ालू लोग हैं ये। ठीक है, अब बाल्कन देश के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और बाल्कन देशों के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब ये कारण क्या है कि ये जो बाल्कन देश है, रूस इनको कब्जे में लेना चाहता है अपने। क्यों? क्योंकि रूस के पास समुद्र के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो अगर वो इतना एरिया जो येलो किए हैं, अगर यहां पर कहीं कब्जा कर पाएगा तो वो भूमध्य सागर के लिए रास्ता पा जाएगा। तो रूस अपने चक्कर में लगा रहता है ना। तो जैसे यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, रास्ते के लिए भूमध्य सागर के, प्लस साथ ही साथ रूस को चाहिए बड़े पैमाने पर कोयला। यूक्रेन में बहुत बड़े पैमाने पर कोयला है और लोहा भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है और एनर्जी का सोर्स है। इस कारण से रूस यूक्रेन के ऊपर धावा मारे पड़ा है। दूसरी चीज, जर्मनी, वो कहता है कि हमारा जो पोलैंड वगैरह है ना, ये सब हमें वापस दो। इसलिए इधर अटैक करने के चक्कर में रहता था और उस कारण से युद्ध हो गया। ऊपर से फ्रांस भी इनके चक्कर में पड़ा रहता है, ब्रिटेन इनके चक्कर में पड़ा रहता है, अमेरिका भी बीच में अपना हाथ मार लेता है किसी न किसी को सपोर्ट करके। तो ये वो जगह है, एक अनार। और यहाँ के लोग क्या करना चाहते हैं? अभी इटली चाहता है कि यूगोस्लाविया जो अलग अलग कर दिया गया वो हमारा एरिया है, हम ये गलत हुआ है हमारे साथ। इटली जो बगल में आप देख रहे हैं वो भी चाहता है कि इधर वाला पार्ट पर, है ना, वो ज्यादा ग्रीस व्रीस सब हमारे में आ जाए, क्योंकि हमारा रिलीजियस सेंटर वहां था, रोमन कैथोलिक धर्म के लोग थे और ये सब हमारा हो। यूगोस्लाविया हमारा है। अभी जो है चेकोस्लाविया जिसे कहते हैं, यूगोस्लाविया टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, अब यूगोस्लाविया चेकोस्लाविया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये सब हो गया था, है ना। तो इटली भी पीछे पड़ा, जर्मनी भी पीछे पड़ा, फ्रांस भी पीछे पड़ा। तो ये बेचारा जो पीला वाला एरिया है ना, इसको रेड कर दूं ज्यादा अच्छा है ना। खूनी खून, है ना, तो इसके खूनी कलर कर देते हैं ज्यादा सही रहेगा। ये ऐसा अब ठीक लग रहा है कि नेचर के हिसाब से, है ना। तो अब यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? यहाँ के लोग आजादी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई लोग हमको कब्जे में लेने की कोशिश ना करो, हम आजाद रहेंगे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था कि ये जो युगोस्लाविया है, यहाँ के लोग चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, आजाद रहेंगे। युगोस्लावियन नेशनलिस्ट क्रांति कर रहे थे। वो चाहते थे कि हमारा राज हो अपने एरिया पर। ठीक है, लेकिन जर्मनी के जो प्रिंस थे, अब देखो, जिसकी मौत आती है ऐसी आती है, वो जा रहे थे रास्ते में, अचानक से गाड़ी उनकी जो है घूम गई एक रास्ते पे, मतलब गलती से रास्ता भूल गए थे, तो भूल के रास्ता दूसरी तरीके में आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़े देखे वहां बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, युगोस्लाविया के लोग।
तो ये पहुंचे वहां पर सबको झगड़ा शांत कराने। धरना क्यों दे रहे हो, क्या दिक्कत है, धरना दे रहे हो बताइए। उनको लगता था कि मैं यहाँ का राजकुमार हूं। है ना। और हमारी बात ये लोग सुन लेंगे। और जैसे ही यूगोस्लाविया वाले, क्योंकि उन्हीं के अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना, और तुम ही वहां पहुंच गए हो, वो सब बौराए हुए हैं, है ना। जैसे उन लोग पता चला ये तो प्रिंस है, कब मार दो इसे, गोली मार दिए। और जब गोली मार दिए तो जर्मनी ने यूगोस्लाविया पर अटैक कर दिया, है ना। और फ्रांस फिर यूगोस्लाविया के सहयोग में आ गया। अब धीरे धीरे सब अपने अपने गुट बनाने लगे, है ना। और फिर विश्व युद्ध हो गया। अभी भी देखो जो युद्ध चल रहा है, ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है, भगवान न करे हो, लेकिन हो सकता है। क्योंकि यूक्रेन के समर्थन में यूरोप है, और रूस अकेले ही सबको कूटे पड़ा है। ठीक है, उसको चाहिए रास्ता। और यहां पर उसने एक छोटा सा सागर है जिसका नाम है एजोब सागर, वहां पर अपनी पनडुब्बियां स्थापित कर रखा है। तो ये पहले एक छोटा सा सागर है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सागर है। बड़ा भले छोटा सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम हमें याद रखना होगा। इस यहाँ पर रूस ने अपना इलीगल कब्जा कर लिया है। वहां पर उसने पनडुब्बी वगैरह लगा रखा है बहुत दिन से, जब से युद्ध हो रहा है तब से। इसका नाम है एजोव सागर, सी ऑफ एजोव। यूक्रेन और रूस से लगा हुआ है, एजोव सागर। फिर उसके नीचे ये है काला सागर, ब्लैक सी। इस साइड में एशिया है, इस साइड में यूरोप है। उसके नीचे है काला सागर के नीचे मरमरा सागर, मरमरा सागर। ठीक है। और उसके नीचे है एजियन सागर, एजियन सागर। ये सारे सागर एक बार दिमाग में आपके बैठ जाने चाहिए, है ना। कौन कहाँ है। अभी क्लास खत्म होने के बाद एक बार जो पानी का एरिया अभी हम बनाए हैं, जो मैप अभी बनाया हूं, ये आप अपने मन से ड्रा करने की कोशिश करना और हमको भेजना। हम देखेंगे कि कितना कर पाए। ठीक है। अब यहां पर जल संधियां हैं कुछ इंपॉर्टेंट। जल संधि क्या होती है, दो सागरों को जोड़ती है, सागर या महासागरों को जोड़ती है, और दो स्थल खंडों को अलग करने वाली सकरी जलराशि होती है। तो काला सागर और मरमरा सागर को बास्पोरस जल संधि अलग करती है। बास्पोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से अलग करती है। और बास्पोरस दुनिया की सबसे सकरी जल संधि है, सबसे नैरोवेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। सकरी है, बहुत पतली सी है ना। लेकिन ये भूमध्य सागर के लिए रास्ता प्रदान कर रही है, गेटवे टू मेडिटेरेनियन सी भी कही जाती है, क्योंकि इसी के माध्यम से, है ना, आप यहां से आओगे तब नीचे भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाओगे। इसे इस्तांबुल स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि टर्की का इस्तांबुल इससे लगा हुआ है। इधर साइड में ये है टर्की, ये है टर्की। ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, ये है मरमरा सागर, एजियन सागर। तो यहां पर भी एक जल संधि है, ये वाली, जो कि मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। मरमरा सागर को एजियन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, डार डेनलीज, डार्डेनलीज जल संधि। अब डायरेक्ट हिट होते क्वेश्चन यहाँ से। अब जैसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे सकरी जल संधि कौन सी है, बास्फोरस, ये किसको किसको अलग करती है, बताइए आप लोग जल्दी से बोल बोल बताइए। काला सागर और सागर। हाँ, काला सागर और मरमरा सागर। और दुनिया की सबसे सकरी है
एजियन सागर को मरमरा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? डार्डन। डार्डेनलीज, बहुत बढ़िया। भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? जिब्राल्टर। हाँ, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। क्लियर। आ जाते हैं आगे और नीचे आ जाते हैं। इधर तो हम लोगों ने यूरोप जो घिरा हुआ है अलग अलग वाटर बॉडीज से, वो हम लोग समझ रहे हैं। बाल्टिक सागर जो है भट रहा है, क्योंकि इसमें नदियां गिरती हैं और वो गाद लेकर के आती है, तो धीरे धीरे सेडिमेंटेशन के कारण काला सागर को भांट दे रही। इतना क्लियर हो गया हो तो अब मैं ये मैप हटा दूंगा, और आशा है कि आप लोग भी इस मैप को बनाने की कोशिश किए होंगे, है ना। चलिए अब मैं किसी से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। नीतू, बता पाओगी? ये बताओ कि ये जो रेड कलर में हमने बनाया हुआ है एरिया, इसके जी बारे सर। में क्या बता सकती हो? काला सागर से घिरे हुए जो देश हैं, जिन्हें जी सर। बाल्कन देश कहते हैं, ये काहे लिए विख्यात है? कोशिश करिए। सर मैं पूरी अच्छा से आपके जैसा डील नहीं कर पाऊंगी सर। ये तो हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम अच्छा बताओ, गड़बड़ बताने कह रहे हैं। कोशिश करिए। नो सर, नहीं बता पाऊंगी। ये बोलोगी तब तो जो है बोल पाएंगे। श्वेता तिवारी, एक तिवारी सब पर भारी, तिवारियों यस की। सर। हाँ, ये बताइए। ये बाकी जो लोग जो बाल झगड़ालू प्रवृत्ति के है होते उनके हैं, बारे में कुछ बताइए। ये बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और इनकी वजह से फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ, सेकंड विश्व युद्ध हुआ, और ये 6 महीने में कभी ना कभी झगड़ा कर ही लेते हैं किसी ना किसी देश। क्यों करते हैं इतना झगड़ा? सर उनकी अच्छा, प्रवृत्ति। उनको मन करता है ऐसे? ऐसे तो कोई झगड़ा कर नहीं लेता कि चलो आज मन कर रहा है बहुत झगड़ा ही कर लेते हैं। झगड़ा तो हो जाती है, कोई करना थोड़ी चाहता है। हाँ, रूस जो है इनको अपना मतलब कि अपने देश में शामिल करना चाहता है। हाँ, जबकि और जबकि जर्मनी चाहता है कि हमारे में रहे, फ्रांस चाहता हाँ, है कि नहीं, ये मेरे में रहे, है जी ना। सर। इटली चाहता है कि मेरे में रहे। तो यहाँ पर क्या, यस और सर। ये लोग क्या चाहते हैं कि हम किसी के में ना रहे, हम आजाद हाँ, हैं। हम अपना स्वतंत्र रहे। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है कि इसी में कोई कब्जियाने आएगा तो दूसरा उसको विरोध करेगा, फिर युद्ध हो जाएगा, सब मिल के आपस में झगड़ा करने लगेगा। तो यही यहाँ की स्थिति रहती है। कोई ऐसा महीना नहीं जब तुम्हें न्यूज ना आए कि इजराइल ने उठा के सीरिया को दे मारा 100 मिसाइलें, फिर गाजा पे हुआ हमला, है ना। तो ये ऐसी जगह है कि कोई ऐसा साल नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन फिक्स है यहां से आना, कोई ऐसा साल नहीं है कि यहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, बहुत ध्यान से इस एरिया को हम लोग समझना। तो यहाँ पर अभी हमने एक बड़ा टॉपिक निपटा दिया कि यूरोप के सागरीय क्षेत्र, कौन सा सागर कहाँ है। उस दिमाग में सबके बैठा कि नहीं? कुछ आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस इमेज का, ताकि तुम लोग फिर से अपने पास से बना सको। हालांकि अभी रिकॉर्डिंग अपलोड की जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको बनाना है मैप अपने से। ऐसे बैठना, जितना पढ़ाया गया ध्यान पूर्वक देखना, उसके बाद फिर मैप को मत देखना, फिर अपना मैप बनाना शुरू करना, देखना कि कितना बना पाए हो। ठीक है, गड़बड़ बनाओगे, कोई चीज मिसिंग होगी तो फिर मैप में देखो, मिटाओ और उसे फिर से सही करो। एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार दिमाग में मैप आ गया तो फिर मिस नहीं होगा। क्लियर। चलिए, जो जो इंपॉर्टेंट जगह पेपर में पूछी जाती हैं वो बताएं। अच्छा, एक प्रश्न और मैं कर लूंगा। श्वेता, तुमने बहुत अच्छा बताया,
तो ये वाला क्वेश्चन मैं कुसुमा से पूछता हूँ। कुसुमा, ये बताओ कि बाल्टिक सागर, ये है बाल्टिक सागर, है ना, और ये है उत्तर सागर। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाल्टिक सागर का तापमान उत्तर सागर से बहुत कम है। ऐसा क्यों? ये मेंस में लिखने के लिए प्रश्न आया था। कुसुमा, अब तुमको कहें अनम्यूट करने को तो तुम कर सकती हो। अब नहीं करेगी, देखो लड़की जब जो है नहीं कहते तो अनम्यूट की रहती है, जब कह रहे हैं कि अनम्यूट करके बताओ तो नहीं बता रही। सचिन, तुम बताओ। अच्छा, कुसुमा ने अनम्यूट किया, बताओ कुसुमा। सर ये बाल्टिक सागर में नदी नदी गिरती है जो हम्म। यूराल पर्वत से आती है, इसलिए वहाँ ठंडा जल है। और इधर उत्तरी सागर से ये गर्म हवाएं जाती हैं, गर्म है। हम्म। गर्म हवा नहीं, गर्म पानी। नॉर्वे की हाँ सर, वही गर्म पानी। गर्म पानी जाता है ना, गर्म पानी जाता है। ये देखो, ये नॉर्वे की गर्म धारा है, जो ब्रिटेन को चारों तरफ से घेरे हुए, तीन तरफ से घेरे हुए है। इसीलिए ब्रिटेन की जलवायु बहुत अच्छी है। यहाँ की जलवायु को ब्रिटिश प्रकार की जलवायु कहा जाता है। तो नॉर्वे की गर्म धारा का एक भाग इंटर कर जाता है उत्तर सागर में। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी बनाते हैं। और इस कारण से इसका पानी गर्म है, जबकि ब्रिटेन को चारों तरफ से ये जो गर्म पानी घेरे हुए है, इस कारण से यहाँ पर पूरे साल रिमझिम रिमझिम वाली बारिश होती है। पूरे साल ब्रिटेन में रिमझिम रिमझिम बारिश होने का कारण है कि ये तीन तरफ से गर्म महासागरीय धारा से घिरा है। तो गर्म है धारा, तो भाप होगी। गर्म पानी में भाप होती है ना, तो यहां पर होती है भाप, और ये भाप ऊपर उठ करके जाएगी, हवा में नमी होगी, और खूब बढ़िया बारिश होगी। वातावरण बहुत बढ़िया बना रहेगा, पूरे साल एक जैसे वातावरण बना रहेगा। और इस तरह की क्लाइमेट जो होता है, कपास उत्पादन के लिए आदर्श होता है। और इस कारण से ब्रिटेन का जो कपास होता है, दुनिया में सबसे महंगा धागा पैदा करता है, कॉटन, है ना, सूती वस्त्र। और इस कारण से दुनिया के सबसे महंगे कपड़े यहाँ बनते हैं। एक एक टी शर्ट जो होती है, 6 6 लाख की टी शर्ट, जिसमें एम्स्टर्डम, लिवरपूल, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट कॉटन प्रोडक्शन टाउन है। पूछा जाए कि ब्रिटेन कपास उत्पादन में इतना अग्रणी क्यों है? मैनचेस्टर को ना भूलना, मैनचेस्टर, इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? सर अहमदाबाद को। बहुत बढ़िया कुसुमा, तुम तो पढ़ी हो, है ना, गुड। तो अहमदाबाद को कहते हैं क्यों? उससे कंपैरिजन करते हैं, वो लोग आकर के यहाँ भी कपास उत्पादन शुरू कर दिए थे। और ब्रिटेन में, है ना, और जो दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी? सर इंग्लैंड या रूस कंफर्म। इंग्लैंड में, ठीक है। और किस चीज यस। में औद्योगिक क्रांति आई थी? सबसे पहले मशीन से धागा बनाना शुरू किया था ब्रिटेन, है ना। यानी कि कपास उत्पादन में ही, सूती वस्त्र उत्पादन में ही मशीनीकरण हुआ था। मशीन का प्रयोग यस। क्या होता था कि जो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, ये सब वृद्ध, इनको वृद्ध क्या, है ना, रुई दे दी जाती थी। रुई में होते हैं अंदर बीज, तो इन लोगों के पास काम था उसमें से बीज निकालें दिन भर बैठ करके। बड़ा बोरिंग काम था, लेकिन लोग यही, सस्ता श्रम इसी में, अनस्किल्ड वर्क था, लोग इसी में लगे रहते थे, है ना। फिर उसकी रुई की धुनाई की जाती थी, फिर उससे धागा बनाया जाता था, और फिर उस धागे से कपड़ा बनाया जाता था, है ना। यस। तो ये स्टेप था। अब इसमें क्या था कि बहुत टाइम टेकिंग काम है। अगर तुमको कुसुमा दे दे कि चलो तुम 1 किलो रुई सिर्फ यस। तुम्हें निकालना है, कैसा लगे? नहीं कर पाए। मजा आएगी, है? नहीं कर पाएंगे सर। अरे
मजबूरी फंसेगे तो करना ही पड़ेगा, है ना। हाँ सर, वो तो करना ही पड़ेगा। बाहर जो नहीं करता था उसको या अंग्रेज लोग मारते थे, है ना, मार मार के काम करवाते थे, बंधुआ मजदूरी होती थी, है ना। और ये सब काम करने के लिए अफ्रीका से लोगों को पकड़ के लाते थे। ये देख रहे हैं नीचे अफ्रीका, यहाँ से लोगों को खरीद के लेके आते थे और उनसे तब तक काम करवाते थे जब तक वो मर नहीं जाते थे। यस। मर जाते थे तो फिर दूसरा जत्था अफ्रीका से गुलाम खरीद करके आते थे यहाँ, मोरक्को से, है ना। मोरक्को से गुलाम खरीदते थे, लेके आते थे, उनसे मार मार करके ये सब काम कराते थे, कपड़ा धुलाई कराते थे। तो जब मशीनीकरण हुआ तो क्या हुआ, मशीन आ गई जो कि रुई से बीज निकाल देगी ऑटोमेटिक, और फिर धागा बनाने की भी मशीन आ गई। अब इससे क्या हुआ, ये लोग हो गए बेरोजगार, लेकिन ज्यादा कम समय में मशीन से हाई क्वालिटी का ज्यादा कपड़ा बनाया जाने लगा। यस। और इस कारण से क्या हुआ कि पूरी दुनिया में इनका कपड़ा बिकना शुरू हो गया, और ये जो यहाँ के लोग थे अमीर होते चले गए, काफी ज्यादा अमीर हो गए। और तब उनको लगा कि हम सब मिल करके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, राजा की तानाशाहत खत्म कर सकते हैं, क्योंकि राजा हाई पर लगान वसूल करता था। और यस। यहाँ के लोग कहे कि हम, ये तो हमारे साथ बड़ा ज्यादती हो रही है ना, ये राजा कौन है ना, कोई राजा नहीं, अब हम क्रांति करेंगे। इसीलिए जब इन्होंने राजा के ऊपर काम मिल करके टैक्स देना बंद कर दिया, राजा ने कहा टैक्स नहीं दोगे तो हमला कर देंगे, तो ये लोग मिल करके अब संगठित होकर के, पैसा था ही, जिसके पास पैसा है उसके पास लुखे आ ही जाते हैं, है ना। इन्होंने अपनी फौज बना डाली और कहा कि चलो राजा के ऊपर अटैक करते हैं। और जब राजा के ऊपर अटैक करने के लिए गए तो राजा को पता चला, हाय राम, हमसे तो 10 गुना सेना आ रही है, ये हो सकता है हमको मारे भी। तो राजा अपनी फैमिली के साथ रात में ही नाव पे बैठ के भाग गया, यानी युद्ध नहीं हुआ। और इस तरह से ब्रिटेन आजाद हुआ। और फिर ये लोग राजा के परिवार वाले में से किसी को उठा करके अपना बैठा दिए गद्दी पर, नाम मात्र का राजा, कि तुम हाँ राजा रहोगे, है ना, लेकिन तुम्हारा तुमको सम्मान भी देंगे, राजा महाराजा के परिवार के बच्चों को भी उसी तरह से रखेंगे, लेकिन तुम कोई नौटंकी नहीं करोगे, है ना। जैसे हम कहेंगे वैसे ही करोगे, जैसे हम कहेंगे वैसे ही तुम ठप्पा लगाओगे, मुहर लगाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक, हमें क्या करना है। तो आज तक ये सिस्टम चला आ रहा है, राज परिवार आज भी वहां है ना। सारा दस्तखत उसका सब उसी के आदेश पर होता है, लेकिन वो वही करता है जो कि सीनेट, सीनेट मतलब इनकी कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, वो जो कहता है वही करना पड़ता है। वो ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। मत लिखो भाई स्क्रीन पर। ठीक है। तो ये था ब्रिटेन का क्रांति का, जिसे कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन इसलिए कि दुनिया में जहां भी क्रांति हुई वहां वहां खून बहे, चाहे रूस का हो, बोल्शेविक क्रांति हुई थी, रविवार की खूनी क्रांति, रविवार के दिन बहुत सारे लोग मार दिया गया था, गोलियों से भून दिया गया था, पूरे रोड खून से फैली हुई थी। भारत में क्या ही नहीं हुआ, खूना खच्चर, अमेरिका में खूना खच्चर हुआ, है ना। लेकिन ब्रिटेन में बिना खूना खच्चर के, है ना, आजादी मिल गई ब्रिटेन को राजा से, कहीं खून नहीं बहा। इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ाया जाएगा तब वहां पर आपको फुल डिटेल में यह कहानी सुनने को मिलेगी, कब कब क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अभी आपको बस इतना जानकारी दिमाग में होनी चाहिए। और ब्रिटेन वालों ने ये बढ़िया सिस्टम सीख लिया था। फिर इसी तरह से जब भारत में आए तो भारत में भी राजाओं को गद्दी से नहीं हटाते थे, यहाँ के लोकल राजाओं को गद्दी पर बैठा देते थे। और लेकिन वो राजा कैसा होता था, वो राजा होता था कठपुतली, टिटुलर रूलर होता था। असल शासन अंग्रेजों के हाथ में रहता था, और वो राजा को जितना कहते थे अंग्रेज लोग उतना ही करता था।
राजा को पेंशन दी जाती थी ये सब काम करने के लिए, दस्तखत मारने के लिए पेंशन दी जाती थी। बहादुर शाह जफर लोगों को भी तो ऐसे ही बनाया रखा था, पेंशन पे राजा। ठीक है। हाँ तो बढ़िया बताया आपने भी कुसुमा, बहुत अच्छा, गुड, समझ रहे हो तुम लोग। अब आ जाते हैं फिर से दूसरी स्लाइड पर। कौन कौन है अभी हमारे बीच? हर कौन है भाई? हर, HAR? हार नहीं भाई, जीत होना चाहिए। हर, क्या नाम है भाई आपका पूरा असली? आ जाते हैं यहाँ पर। काफी हद तक चीजें हमारी दिमाग में क्लियर। हर्षित, ओके हर्षित, ठीक है। काफी चीजें हम लोगों के दिमाग में यूरोप से संबंधित पानी वाला सारा पार्ट क्लियर हो चुका है ना। अब हम यूरोप के और खासियतों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पश्चिम में देखेंगे, है ना, ये यूरोप को कितने पार्ट में बांटा गया है पहले ये देखिए। यूरोप का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ यूरोप, जिसमें पश्चिमी उच्च भूमि, एक एक को पढ़ना है तब जाकर के यहां तक पढ़ डालेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। पश्चिमी उच्च भूमि, है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला अभी हमने बताया, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गोल धोपी जन, है ना। उत्तर यूरोपीय मैदान, नॉर्दर्न प्लेन, ये देखिए ये प्लेन एरिया, मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग है। राइन नदियां वगैरह सब यहां से आ रही, तो ये मैदान है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, कॉटन प्रोडक्शन के लिए ये सब एरिया यूज किया जाता है। फिर केंद्रीय उच्च भूमि, तीसरे नंबर पर आप देखिए केंद्रीय उच्च भूमि, जहां पर हमने बताया था पठार है, तीन प्रमुख पठार है। ये देखिए ये है स्पेन और पुर्तगाल। यहां पर आप देख रहे हो मेसेटा का पठार है। मेसेटा पूछा जाए पठार कहाँ है तो आप बताओगे यूरोप में। ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला पार्ट जर्मनी में केंद्रीय मैसिफ का पठार, केंद्रीय मैसिफ का पठार, और इसी से लगा हुआ है रूर का पठार, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर। ये तीन पठारी भाग, ठीक है, इसे कहते हैं केंद्रीय पठारी क्षेत्र। इसमें कितने पठार हुए? तीन। कौन कौन से? केंद्र, रूर का पार। हाँ, केंद्रीय मैसिफ का पठार। दूसरा है, दूसरा क्या है भाई? मेसेटा। ठीक है। और तीसरा है रूर का पठार, जर्मनी में। ठीक है। तो जो केंद्रीय मैसिव का पठार है ये वाला, ये काहे लिए विख्यात है? यहां पर लोहा पाया जाता है, बहुत अच्छा क्वालिटी, दुनिया के सबसे बेहतर क्वालिटी का लोहा यहां पाया जाता है। ठीक है। दूसरा चीज, यहां पर पूरे पठार पर बड़े पैमाने पर खट्टे फलों की खेती होती है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र होता है। ये पूरा पूरा भूमध्य सागर से लगा है ना, तो यहाँ की जलवायु है भूमध्य सागरीय। और ये वो जगह है, ऐसी जलवायु है जहां से इस समय यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। इस साल भी क्वेश्चन यहाँ से आया है और हम बताए भी थे कि आएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या रिपीट होता है? ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु के देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, है ना, हंगरी, ये सब जो देश हैं, ग्रीस, इन्हें खट्टे फलों की दुनिया कहा जाता है। दुनिया का 1/3 खट्टा फल यहां से उत्पादित होता है। पूछा जाए कि खट्टे फलों की दुनिया क्या है? भूमध्य सागरीय देश। यहां पर दूसरी चीज, ठंडी में बारिश होती है। ये गर्मी में सूखा रहता है, ठंडियां बहुत ठंडी नहीं होती, नॉर्मल ठंडी होती हैं, और यहाँ पर ठंडियों में बारिश होती है। ये दूसरी लाइन बहुत बार पूछी गई, याद रखना, इसका फीचर है ये।
और यहाँ पशुपालन नहीं होता। क्यों? क्योंकि घास गर्मी में पैदा होती है और गर्मी में यहाँ बारिश ही नहीं होती है। इस कारण से ये, है ना, एरिया क्रॉप प्रोडक्शन में भी खराब है ना, खाद्यान्नी फसलों के लिए अच्छा नहीं है। और साथ ही घास नहीं तो पशु नहीं, तो पशुपालन भी यहाँ अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है। यहाँ के जो पेड़ होते हैं सजावटी पेड़ होते हैं। ये पेपर में पूछा गया था, ऑप्शन दिया गया था। कैसे पेड़ होते हैं? यहाँ के पेड़ होते हैं पर्णपाती, पत्ते गिरा देते हैं, लेकिन पुष्पित वृक्ष होते हैं, बौने कद के पेड़, ज्यादा मोटे नहीं होंगे, नाटे होंगे, क्योंकि ठंडी में भी ज्यादा बारिश नहीं होती है, तो पेड़ बौने होंगे। पेड़ ऐसे होंगे कि उनमें छाया नहीं होगी, छाया रहित वृक्ष, छोटे कद के। लेकिन एक खासियत होती है, ये फूलों से लदे होते हैं। इस कारण से शूटिंग के लिए करण जौहर वगैरह बॉलीवुड की जो मूवीज शूट होती है, यही इटली और फ्रांस में जाकर के शूट करते हैं, क्योंकि पूरा हीरो हीरोइन बीच से निकल रहे हैं, है ना, और दोनों तरफ से रास्ते पे फूलों की बारिश हो रही है, पहाड़ पूरा फूलों से सजा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे देखते ना मूवी में गाना वाना, है ना, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है ना। तो ये झड़ते हुए फूल वाले जो दृश्य होते हैं वो यही होते हैं। ज्यादातर बॉलीवुड की मूवीज यहाँ पर जाकर के लोग शूट करते हैं, गाना शूट करने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये खासियत पेड़ों की जान याद करके रखना। यहाँ पर ओक का पेड़ पाया जाता है, जिसमें कॉर्क ओक एक बहुत कीमती लकड़ी का है। कॉर्क ओक मतलब मदार, ढाक, झूल, ऐसे पेड़ जिनमें मदार, तुम लोग कहते हो ना, मदार में देखो फूल खिलता है, गुजिया होती है, गुजिया फूटती है, उसमें पैराशूट निकलते हैं। देखे हो नहीं कभी तुम लोग? अपने यहाँ पर जो ये पौधा आया है, ये भूमध्य सागर से ही आया है। ठीक है, मेडिटेरेनियन प्लांट है ये, यानी अपने यहाँ ये एक एलियन स्पीशीज की तरह काम करता है। क्लियर? तो ये था, हम लोगों ने देखा पठारी भाग। फिर इधर आ जाते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र मिल जाता है। ये पूरा माउंटेनियस रीजन है, जिसमें सबसे बड़ा पहाड़ है आल्प्स, और इस पहाड़ के फुट हिल पर भी खट्टे फलों की खेती होती है। सेंट्रल मैसी पठार जो है अंगूर उत्पादन में अग्रणी है। दुनिया का सबसे बढ़िया अंगूर और सबसे ज्यादा अंगूर यहीं से उत्पादित होता है। इटली, फ्रांस और जर्मनी, ये तीन देश मिलकर के दुनिया का सर्वाधिक अंगूर, है ना, 70% अंगूर अकेले उत्पादित कर रहे हैं तीन देश। और जितना भी अंगूर पैदा होता है, काहे लिए इस्तेमाल होता है, 90% अंगूर शराब उद्योग में जाती है। और यहाँ की शराब दुनिया की सबसे महंगी शराब होती है। एक शराब की कीमत बोतल की 4-4 लाख रुपया, कुछ तो 1-1 करोड़ की बोतलें हैं। कौन पीता होगा, है ना, इतनी महंगी शराब। ब्लेंडिंग की जाती है शराब की, मतलब कॉर्क ओक नाम के लकड़ी यहाँ पर पाई जाती है, उसी के अंदर शराब को 200 से 300 साल के लिए रख दिया जाता है। अब वो शराब जितनी पुरानी होती जाती है उतनी महंगी होती जाती है। और ये ब्लेंडिंग ऑक्यूपेशन जिस पर इनकी मोनोपोली है, दुनिया में कोई नया बिजनेस ये नहीं शुरू कर सकता। जैसे मान लो तुम ब्लेंडिंग करना शुरू करो शराब की, ब्लेंडिंग का मतलब क्या हुआ, शराब को लंबे समय तक रखना ताकि उसकी कीमत बढ़ जाए। अगर मान लो तुम्हें नया नया धंधा शुरू करना हो, तो आज अगर बोतल रखोगे तो बेचोगे कब? 100 साल बाद। 100 साल बाद तुम रहे ही नहीं जाओगे। तो आदमी सोचता है कि वो धंधा करें जिसमें हमें तुरंत फायदा हो, कोई 100 साल के बाद फायदा हो। ये कोई बिजनेस है? यहां पर क्या था कि यहाँ पर कुछ लोग रिस्क लिए होंगे, साइड उनका कुछ और काम चलता होगा, उन्होंने बोतलें रख दी, तो उनके जो ग्रैंड सन है वो बेच रहे हैं, है ना, और वो जो बोतलें रख रहे हैं उनके ग्रैंड सन बेचेंगे। तो इस तरह से
ब्लेंडिंग ऑक्यूपेशन पर इनकी मोनोपोली है। तुम्हें कहा जाए कि ठीक है तुमको हम 10 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, तुम ये ब्लेंडिंग का बिजनेस शुरू करो, क्यों श्वेता, करोगी? तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां मौज करेगी, एक एक बोतल नहीं 3 लाख का बेचोगी। अभी रख दो, 100 रुपया की बोतल 3 लाख की हो जाएगी। करोगी बिजनेस, लेकिन 100 साल बाद फायदा पाओगी, करोगी? नहीं। क्यों? दस क्योंकि मुझे 10 बोतल रख दो, तो हो गई 30 लाख की 100 साल बाद। इतना दिन कौन वेट कर सकता है ना? तो इन लोगों का ही राज है इस ब्लेंडिंग पर। इसीलिए फ्रांसीसी और इटालियन शराब दुनिया की सबसे कीमती शराब है। शराब के शौकीन लोग यहाँ से शराब मंगाते हैं। और सबसे खास बात, मीठी शराब भी यहाँ पर बनाई जाती है। कब यहाँ पर अपने देश में अलेक्जेंडर के, सॉरी क्या नाम है उनका, क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का शासन चल रहा था। उनका नाम था बिंदुसार। तो बिंदुसार ने यूरोप से, है ना, मंगाई थी 3 चीजें, और वो पेपर में पूछी जाती है, जो यहाँ यूरोप की फेमस। कोई बता सकता है कि वो 3 चीजें क्या थी, जिसने एंशियंट हिस्ट्री कभी पढ़ा हो? क्यों विवेक जी, पता है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं पता सर। कोई, नीरू तुम बता सकती हो? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार यूपीएससी में। याद नहीं आ रहा सर। पहली चीज इन्होंने मंगाया था स्वीट वाइन, मीठी शराब। दूसरा चीज मंगाया था अंजीर, फिग जिसे कहते हैं अंजीर, है ना। तीसरा चीज मंगाया था कि एक भूगोल वेत्ता, जियोग्राफर हमको भेज दो। ठीक है, तो 2 चीजें तो भेज दी गई, लेकिन तीसरी चीज नहीं भेजी गई, जियोग्राफर। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इंसान का सौदा नहीं होता है। लेकिन दूसरे तरीके से बाद में मेगास्थनीज को भेजा गया, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए, एकदम से नहीं। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं जो पेपर पूछी जाती है यहाँ से, ये आपको याद रखना। तो पश्चिमी भाग में हमने देखा, इधर इधर पहाड़ पहाड़ है ना, ये पहाड़ पहाड़ का एरिया है। और इसके इधर साइड में आ जाइए, सेंट्रल एशिया, काला सागर, ठीक है, काला सागर के पास का एरिया। यहां पर काकेशस पर्वत है, इसे कहते हैं सेंट्रल एशिया। रूस और तुर्की वगैरह से लगा हुआ एरिया है। यहाँ पर पहाड़ है जिसका नाम है काकेशस। और काकेशस की सबसे ऊंची चोटी है, काकेशस की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज, काकेशस की सबसे ऊंची चोटी है। इधर साइड में चले आएंगे, सेंट्रल प्लेन के वेस्ट वाला जो पार्ट है, वहां भी यूराल नाम का विशाल पर्वत है। यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है, यूरोपियन रूस को एशियाई रूस से अलग करता है। इस साइड में रूस के गरीब लोग रहते हैं, और इस साइड रूस के अमीर लोग रहते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया इधर है, और इस साइड में एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चरल रीजन है, और इधर इंडस्ट्रियल रीजन है। यूराल माउंटेन की सबसे ऊंची, यहाँ लोहे का विशाल भंडार है यूराल में। और यूराल में किसके लिए जाना जाता है? लोहे के लिए जाना जाता है। एक दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन यहाँ से होके जाती है, ठीक है। यहाँ है रूस का सबसे पश्चिमी भाग, लेनिनग्राद, और एकदम पूरब में है व्लादिवोस्तोक। तो लेनिनग्राद से, छोटे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन जाती है, जो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। एसएससी वगैरह के छोटे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, यूपीएससी नहीं पूछता ये वाला क्वेश्चन। हाँ, यूराल किसके लिए फेमस है माउंटेन? तो ये
लोहे के लिए है, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है गोरा नारो दान्य। गोरा, गोरा कहीं लगा हो तो जान लेना कि रूस का पहाड़ है ना। गोरा नारो दान्य, ये यूराल की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात आती है कि एक जगह अभी भी खाली दिखाई दे रही है, वहां क्या है? बताओ कौन सी जगह है जहां अभी तक हमने नहीं बताया है? सेंट्रल रसिया। हाँ, ये वाला जो पार्ट है, देखिए कोई और जगह हो तो वहां बना दे। यहाँ घास भूमि पाई जाती है, विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि यहाँ पाई जाती है, ग्रास लैंड। हंगरी, पोलैंड, है ना, यूक्रेन तक जाने वाली घास भूमि रूस में भी जाती है। इस पहाड़ के बाद का जो एरिया है ये पूरा ग्रासलैंड का क्षेत्र है, जो कि नॉर्थ यूरोपियन प्लेन से यानी काकेशस और यूराल तक फैली हुई घास भूमि है। ये दुनिया की सबसे बड़ी घास भूमि है। इसका नाम कोई है जो बता सके? आर्यन सैनिक कहाँ हो? सर स्टेपी। बहुत अच्छा कुसुमा, वेरी नाइस। तुम तो बड़ी मेहनती निकल गई, है ना। एक तो कौन सा डायरेक्ट एक मूवी में, अरे हम तो तुमको कोयला समझते, तुम तो हीरा निकले हैं। चलो, तो यहाँ पर स्टेपी घास भूमि है। यहां से कुछ क्वेश्चन आते हैं। स्टेपी घास, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। स्टेपी कैसी है? स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय यानी टेम्परेट, टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। पशुपालन की उद्भव स्थली है। दुनिया में सबसे पहले मानव ने जब पशुपालन शुरू किया था तो यहां से शुरू किया था। आर्य लोग भी इधर ही से भाग के आए थे, ईरान तक फैली हुई थी ये घास भूमि। फिर ईरान के मरुस्थलों के कारण घास भूमि सूख गई। तो जो आर्य लोग थे, आर्यन, है ना, तो ये लोग भाग करके फिर आए सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्र में, पानी की किल्लत के कारण आके बसे। काबुल और कांधार में बसे थे, और वहां पर उन्होंने खेती करना भी शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर खेती करना भी ये लोग सीख गए थे। जौ सबसे पहले उगाया गया था। तो पशुपालन की जन्म स्थली है ये स्टेपी घास भूमि, क्योंकि यहाँ की जो घास होती है बड़ी ही मुलायम होती है और पोषक तत्वों से संतृप्त होती है। तो यहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती है। यूरोप की घास भूमि, यूक्रेन में इसे, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेरनोजिम कहा जाता है। चेरनोजिम, ये कहाँ कहते हैं इसे? स्टेपी घास भूमि को यूक्रेन में चेरनोजिम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन 2 साल पहले पूछा गया है, फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है। चेरनोजिम का मतलब होता है रिच ब्लैक अर्थ, यानी कि काली धरा। क्यों काली? क्योंकि यहाँ बहुत भेड़ पालन है। आसमान से फोटो खींचोगे तो भेड़ ही भेड़, भेड़ ही भेड़, भेड़ ही भेड़ आपको देखने। ठीक है। काकेशस माउंटेन है, और उसके नीचे टर्की में 2 पहाड़ और हैं, उनको याद रखना, टॉरुस और पोंटिएक। पूछा जाए, ये डायरेक्ट पूछा गया है कि टॉरुस और पोंटिएक पहाड़ कहाँ है? तो ये टर्की में है। ये पहाड़ों पर भी विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, जिसे कहते हैं अल्फा अल्फा। ये आजकल अल्फा अल्फा से टॉनिक बनाया जा रहा है, क्योंकि जिम के पाउडर बनाए जा रहे हैं, स्वास्थ्यवर्धक दवाएं बनाई जा रही हैं। इसे घोड़ चना कहते हैं, घोड़ों के लिए वरदान है। इसी कारण से टर्की घोड़ों के उत्पाद, अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए जाना जाता है। दुनिया के सबसे महंगे घोड़े टर्की के हैं, और इसने पूरी दुनिया में घोड़े बेचे। ठीक है, टर्की ने आज भी बेचता है।
ठीक है, करोड़ों करोड़ों के घोड़े। दूसरा चीज यहाँ पर एक वो पाई जाती है, बकरी जो ऊन देती है, जिसका नाम है अंगोरा गोट। अंगोरा नाम की बकरी जिसके बाल से ऊन निकाला जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। इसके साथ ही पूरा इतना का एरिया हम लोगों ने कवर कर लिया। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी याद रखना, ब्लैंक, माउंट ब्लैंक। पोंटिएक टॉरस कहाँ है और स्टेपी कहाँ है, यूराल के हाईएस्ट पीक क्या है, गोरानारो दान्या काकेसस की क्या है, एल्ब्रूस, ये सब एकदम याद रखना, डायरेक्ट ही हिट होंगे क्वेश्चन। एक एक पॉइंट जो मैंने बताया है कभी न कभी पेपर में आया है। जब 10 साल का पेपर लगाओगे तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देगी। स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला जो नॉर्वे में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहीं से देखा जाता है 5 सूर्य, है ना। क्या बताया था? गोल धोपी जल। अब आ जाते हैं यूरोप के द्वीप के पास पहुंचते हैं। आइलैंड्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए इसका जियोलॉजिकल मैप, कहाँ कहाँ क्या है। ये है बालकन जो हमने बताया, जहाँ झगड़ा लड़ाई चलती रहती है। ये है एड्रियाटिक सागर, इटली है और बालकन देशों के बीच एड्रियाटिक सागर, है ना। वेनिस को कहते हैं एड्रियाटिक सागर की रानी, एसएससी वगैरह में पूछा जाता है। ये काला सागर जो भी बताए थे, और सी ऑफ एजो जहां पर रूस ने आके कब्जा कर रखा है। यहाँ पर है स्टेपी घास भूमि, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। ये यहाँ पर एक लिस्ट है जो यूरोप के पर्वत हैं और उनकी कौन से देश में है और उनकी हाईएस्ट पीक क्या है, इस लिस्ट में आपको मिल जाएगी। जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कौन से हैं, आल्प्स है ना, डिनेरिक आल्प्स है, स्कैंडिनेवियन है ना, एपेनाइन इटली में है, ठीक है, और बाल्कन माउंटेन, बाल्कन बुल्गारिया और सर्बिया में है, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये 4 हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बाकी पढ़ो चाहे ना पढ़ो। ये जूम करके मैप बनाया गया है उन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों का, जिसको अभी हमने पढ़ाया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पेनिनसुला है वो कौन कौन से। स्कॉटलैंड, ब्रिटेन का ऊपर वाला जो पार्ट है स्कॉटलैंड कहलाता है ना। बीच वाला जो पार्ट है उसे इंग्लैंड कहते हैं, है ना। और वेस्ट वाला जो पार्ट है उसे वेल्स कहते हैं, है ना। और उसके बाद ये आयरलैंड है। आयरलैंड ब्रिटेन का ही कब्जा है इस पर। इसमें 2 पार्ट है, एक है नॉर्दर्न आइलैंड और रिपब्लिक ऑफ आइलैंड, और यही है जॉर्ज बैंक, मछली वाला एरिया। प्रायद्वीप कौन कौन से है यूरोप के, ये देखिए। वही आइबेरियन प्रायद्वीप, इटालियन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप, क्रीमिया, है ना, तो क्रीमियन प्रायद्वीप और जुटलैंड प्रायद्वीप। डेनमार्क वगैरह कौन से प्रायद्वीप में है? जुटलैंड प्रायद्वीप में। तो पूछा जाए जुटलैंड प्रायद्वीप कहाँ है ना। नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर से लगा हुआ यूरोप का भाग है। ये नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां जाती हैं? भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियां हैं राइन या रोन और एब्रो, जो स्पेन में जाती है। रोइन नदी फ्रांस में और राइन नदी घाटी भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। स्पेन में एब्रो। कभी कभी कौन सी नदी किस देश में जाती है ऐसे करके पूछ लिया जाता है। काला सागर सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डेन्यूब, नीपर और डॉन नदी। काला सागर में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती। तो आपको ये 3 नाम याद रखना है,
जो काला सागर में गिरती है ना, वो है डेन्यूब, नीपर और डाउन। ठीक है। अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियां हैं, ग्वाडल कीविर स्पेन में बहती है, टाइगस और डोरो पुर्तगाल में बहती है, लायर और सीन नदी इंपॉर्टेंट है ये, लायर और सीन नदी पूछा गया है किस देश में बहती है, फ्रांस में। राइन नदी है ना, राइन नदी फ्रांस और जर्मनी दोनों में बहती है। एल्विन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्स नदी, टेम्स इंग्लैंड की जीवन रेखा कहलाती है, जो इंग्लिश चैनल में लंदन से आकर के इंग्लिश चैनल में गिरेगी। टेम्स नदी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को इंग्लैंड की जीवन रेखा कहते हैं, तो टेम्स नदी है। कॉटन के जो बेल्ट है उनको इरिगेशन सप्लाई देने का काम टेम्स नदी करती है। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल टाउन को जो पानी की आपूर्ति होती है टेम्स नदी करती है, और इंग्लैंड के जो जो स्टेट्स हैं उनको पानी की आपूर्ति भी टेम्स नदी से मिलती है। मल्टीपर्पज वर्क है इसका, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ट्रेड भी होती है नदी के माध्यम से। ये एक एक नदी का डिटेल्ड मैप बना हुआ है, जिसको देखने का मन करे देख लेगा, लेकिन बाकी बस जितना बता दिए वही याद कर लो बस। ये खाड़ियां हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। ये जो कोई बता रहा ना फिनलैंड कहाँ है सर, ये देखो फिनलैंड है, ठीक है। ये रूस है, बेलारूस है, लिथुआनिया, लताविया, है ना। ये सब किससे लगे हुए हैं, बाल्टिक सागर से लगे हुए हैं। बाल्टिक सागर से के पूरब में है, और बाल्टिक सागर के ऊपर नॉर्थ में फिनलैंड है। फिनलैंड काहे लिए प्रसिद्ध है, क्या कहा जाता है इसे? झीलों का देश कहते हैं सर। बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो। झीलों का देश कहते हैं इसे, फिनलैंड को। ये वही है, भूमध्य सागर के जो सागर है उनको जूम कर दिया है। इधर स्पेन है ना, लिगुरियन सागर, भूमध्य सागर, बैलेरिक सागर, है ना, और लियोन की खाड़ी। ये इटली के दो आइलैंड है, कॉर्सिका और सर्दिनिया, इंपॉर्टेंट है। कॉर्सिका और सर्दिनिया इटली के हैं। इसी इस बगल में इसके ये जो वाला एरिया है इटली है। अब ऊपर का पार्ट स्कैंडिनेविया, उसमें कौन कौन आ रहा है ये देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन यहां से कि स्कैंडिनेवियन देश के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो उसको जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि कौन आता है ना। तो स्कैंडिनेविया का जो सबसे पूर्व में और उत्तर में जो देश है उसका नाम है नॉर्वे। फिर दूसरा है, सबसे बड़ा स्वीडन है, ये सबसे बड़ा है, देखो स्वीडन सबसे बड़ा है ना। फिर उसी के बगल में जस्ट स्वीडन के फिनलैंड लगा हुआ है। फिर नीचे तीन ठो है, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। और इस साइड में छोटा सा आइलैंड देखने को पा रहे हो जिसका नाम है डेनमार्क। ये है स्कैंडिनेवियन देश। कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। तो ये सात के सात स्कैंडिनेवियन देश आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं, इसका कोई फार्मूला चाहे तो बना लो, है ना। डेनमार्क डी से NSFELL, इससे कोई सीक्वेंस बना लो अपना जिससे याद कर सकते हो। ठीक है। DNS फेल, है ना, DNS फेल, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया आते हैं। इन्हें नॉर्डिक कंट्री भी कहा जाता है। नॉर्डिक का मतलब होता है उत्तरी देश, क्योंकि विश्व में सबसे उत्तर में ये देश है, इस कारण से इन्हें नॉर्डिक देश भी कहते हैं। और नॉर्थ सागर से भी लगे हुए हैं। दूसरी चीज ये, क्योंकि बाल्टिक सागर से लगे हुए हैं इसलिए इन्हें बाल्टिक कंट्री भी कहा जाता है, नॉर्डिक भी कहा जाता है, और स्कैंडिनेवियन देश भी कहा। कुछ मतलब
ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने खत्म कर डाला आज पूरा यूरोप, एकदम टाइमली, है ना। 9:30 पर एकदम एग्जैक्ट खत्म हुआ हमारा यूरोप। अभी थोड़ी देर में आपको क्लास रिकॉर्डिंग और ये जो नोट्स है अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, आज चलो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई चीज किसी को ना समझ में आई हो तो पूछ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा, जिनको डिस्कस किया गया है। कोई है जिसको कुछ पूछना हो? कुसुमा, समझ में आया? क्यों कुसुमा? यस सर। चलिए। हर्षित, क्या नाम है? हर्षित, कुछ आया? क्लियर? चलिए ठीक है, कल मिलते हैं नए महाद्वीप के साथ। धन्यवाद।